प्रिय अधिकारी होते हैं, उन्हें प्रिय पोस्टिंग मिलती है और प्रिय पोस्टिंग पा करके वो प्रिय काम करते हैं। तो क्या उनका प्रिय काम भ्रष्टाचार है? मुझे खुशी है कि विनीत नारायण जी के पास आने का मौका मिला। ये वो हैं जो किसी चीज़ का भी त्याग कर देते हैं। मैंने तो कहा था कि किसी सदन में चलो, बड़े सदन में चलो, लेकिन उसका भी त्याग कर दिया इन्होंने। ठाकुर बाकी बिहारी 2 श्रद्धालु मत हुए कॉरिडोर की बात, तो त्याग कर दिया और अपने लक्ष्य में लगे हुए कि कम से कम यहाँ के जो ब्रिज की भूमि की जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को कैसे सजोया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए। ये बात आप आज बता रहे हैं? नहीं, मैंने पहले भी बताया था, सुन नहीं पाए होंगे आप। अखिलेश जी, सवाल है सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, देख रहे विपक्ष कहाँ है, विपक्ष की भूमिका कहाँ है इसमें? अरे विपक्ष तो चिल्ला रहा है, आपको भी नहीं पता लग रहा है? मुझे खुशी है कि पत्रकार साथी ने हिम्मत करके सवाल तो पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के लोग लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और डेमोक्रेसी में हमें मौका मिला अपनी बात कहने का। जब अगर मथुरा आए तो मथुरा का एक कड़ी ये भी तो हो सकती है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार मथुरा जैसी जगह हो और हम लोगों ने अयोध्या में देखा हो, एक ज़मीन रजिस्ट्री हो, रातों रात दूसरी रजिस्ट्री हो जाए, कितने करोड़ का घोटाला हो जाए, उसकी जांच हो रही, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। अभी कुछ फौजी लोग जो अपने जीवन भर फौज में रहे, रक्षा की उन्होंने अयोध्या में, और जब वो घर अपना बना लिए उसके बाद नोटिस आया, उनका घर तोड़ दिए गए। क्या फौज के लोग गैरकानूनी काम करेंगे? अगर गैरकानूनी काम किसी ने किया था तो वहाँ के नगर निगम ने काम किया था, वहाँ के अधिकारियों ने किया। आखिरकार अगर इलीगल था कोई चीज़ इलीगल है तो रजिस्ट्री सरकार ने कैसे कर दी? रजिस्ट्री करने वाले तो सरकार के लोग हैं। और फिर जो बाज़ार तोड़े जा रहे हैं व्यापारियों का, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के हमारे जो संघर्ष समिति है, वृंदावन बचाओ संघर्ष समिति को पता है कि कैसे तोड़े गए हैं दुकानें, मकान और घर। बीजेपी, इनकी सरकार के लोग चिन्हित करके कि कैसे उनके लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। मान लीजिए यहाँ की सर्किट रेट नहीं बढ़ी, अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप सर्किट रेट का बढ़ाइए सर्किट रेट। मुझे याद है जब एक्सप्रेस वे या किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन लेनी पड़ती थी समाजवादी सरकार में, तो सर्किट रेट पहले बढ़ाते थे। जब सर्किट रेट बढ़ेगा तभी तो लोगों को लाभ पहुंचेगा। ये पहली सरकार है जो सर्किट रेट कम करती है। हम तो कह रहे हैं कि अगर लोगों की मुआवजे से मदद करनी है तो सबसे पहले सर्किट रेट बढ़ाइए आप। सर, 2 चीज़ें हैं। पहले यहाँ पे जो हादसा, हर दल, आपने कहा कि मेरे सांसद कह रहे थे, कल मैं एक बड़े चैनल के स्टूडियो में कहा, उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं दावा करते हैं? सवाल दावे का नहीं है, सवाल ये है कि लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, संविधान बचेगा नहीं बचेगा। सर इसका तो सीधा जवाब भी आ सकता है। नहीं, सीधा जवाब इसलिए नहीं आ सकता। संजय सिंह साहब बड़े लीडर हैं, मनीष सिसोदिया साहब बड़े लीडर हैं, वो सीधे कहते हैं सर कि नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने जा रहे हैं। उनके कहने से, देखिए, वो अपने पार्टी के नेता अपनी पार्टी की बात कह रहे हैं, लेकिन देश को बड़े पैमाने पर लोकसभा के सांसद चाहिए। ममता बनर्जी जी हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि देश के दल एक हों, रीजनल पार्टीज़ एक हों। केसीआर साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार जी कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार से जो बात आ रही है, जब से गठबंधन हुआ है तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कोशिशें हैं, ये कोशिश ख़राब नहीं जाएगी और आप देखिएगा कि विकल्प के रूप में आपको दिखाई देगी चीज़ें। एक आखिरी सवाल है, जितना विरोध आप लोग करते हैं उन पॉलिसीज़ पर जहां पर जाकर के पब्लिक भी परेशान नज़र आती है, उसमें पब्लिक उस तरीके से खड़ी क्यों नहीं हो पाती जिस मजबूती से पहले विपक्ष के साथ जनता को हमने खड़े होते देखा है? देखिए, इसमें आरोप मत लगाइए। नहीं, आरोप नहीं, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं। आप आज 2000 रुपये लेकर बैंक जाइए, क्या 2000 रुपये वापस मिलेगा आपको बैंक से? तो ये कोई नहीं जानता ये फैसला किसका है, किसका फैसला है ये कि आप अगर 2000 रुपये किसी कारण बैंक में जमा करने गए, आप दोबारा मांगना चाहोगे, दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जनता को उस समय मैंने समझाया, क्योंकि समाजवादी सरकार थी, मैंने कहा रुपया काला सफ़ेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफ़ेद होता है। हम कहते रहे, बात बताते रहे, लोगों ने नहीं मानी बात। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या काला धन वापस आ गया? कुछ लोगों को सब पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, कहाँ पहुंच गए कुछ लोग? सवाल ये है
कि अगर बजट नहीं मिलेगा तो वो प्रोपेगेंडा विपक्ष का नहीं होगा। ये चुनाव प्रोपेगेंडा से लड़े जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपना प्रोपेगेंडा कर रही हैं, सर उसकी समझ उसमें भी- सक्षम में हम नहीं हैं। वो पॉलिटिकल समझ नहीं आ पाती। नहीं, पॉलिटिकल समझ नहीं। आप लोग, मुझे नहीं पता किस चैनल से आप हैं, अगर चैनल बता दो तो भी कुछ बता। एनबीटी डिजिटल से एनवी डिजिटल है। मैं आपको बता दूं, आपका अखबार न चले लखनऊ में, उसके लिए बहुत से लोग आए थे, लेकिन अखबार का उद्घाटन मैंने किया था। और मजबूरी समझो या क्या समझो, वो बातें मैं नहीं कहूँगा डिजिटल, लेकिन आप लोगों को इधर वो नहीं मिल रहा, शायद बजट सुना है मैंने पत्रकार साथियों को, मतलब जो बजट मिलता है। वो सवाल ही नहीं, वो सवाल नहीं है, लेकिन बजट नहीं मिल रहा है। जहाँ पर तो चल कई रही है वो बात चले ना। कई बात प्रोपेगेंडा के लिए आप लोग भी सही बात नहीं दिखाते हैं, आप लोग भी कहीं कहीं कमजोरी दिखा जाते हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि प्रेस भी निष्पक्ष होकर के जो भूमिका विपक्ष निभा रहा है उसकी मदद आप लोग करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में की इन्होंने सर, प्रधानमंत्री पद के दावेदार लगातार कई आते जा रहे हैं, आपके सांसद महोदय आपका भी नाम ले चुके हैं। देखिए, किसी समय कोई आप लोग वैसे बाहर कुछ भी चलता हो, अंदर खाने आप लोग कहीं एकजुट नजर आते हैं या कुछ चलता है, हॉटलाइन पे बातें होती हैं? ये अच्छी बात है कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के चेहरे बहुत हैं, ये अच्छी बात है। बीजेपी के पास एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है। सर, इसे अच्छा किस मायने में समझे? हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, हम किसी को भी पिक कर सकते हैं। और हम तो अपील करेंगे जनता से कि जनता से कहेंगे कि बीजेपी का एक एक फैसला याद कीजिए, नोटबंदी, जीएसटी, किसानों के लिए 3 काले कानून, बेरोजगारी ख़त्म करने वाला फैसला। आप सोचिए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक एक नौजवान सीमा पर रह करके देश की रक्षा करना चाहता है। आप अग्निवीर जैसी योजना ला करके देश के नौजवानों के सपने तोड़ रहे हैं। आप उसका वर्दी पहनने का सपना तोड़ दिया। अभी फर्रुखाबाद में भर्ती चल रही है अग्निवीर की, 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे हैं। अगर 12 जिलों के 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1,10,000 नौजवान बिना नौकरी पाए घर लौटेगा। और अब तो नेपाल ने कह दिया कि हम गोरखा भर्ती में हमारे नौजवान नहीं जाएंगे। और गोरखा रेजिमेंट, गोरखाओं का योगदान आप भूला नहीं सकते। कोई भी वॉर हुआ होगा, गोरखाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और आज भी गोरखा जो रेजिमेंट है वो सबसे मजबूत और सबसे शानदार रेजिमेंट मानी जाती है। आपका पड़ोसी देश जिससे संबंध अच्छे होने चाहिए, वो देश कह रहा है कि हमें भर्ती के लिए दूसरे देशों को देखना पड़ेगा। इससे खराब बात और हमारे देश के लिए क्या हो सकती, जो हमारा मित्र देश है उसके नौजवान गोरखा में नहीं आना चाहते। और क्यों? क्योंकि बीजेपी की गलत योजना है अग्निवीर। आज स्थिति ये है कि जनता को अपना एक मजबूती के लिए पक्ष चाहिए, विपक्ष चाहिए। विपक्ष बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कहीं भी। कैसे क्या कहेंगे आप, अब कितनी तो मजबूती लेकर आएंगे आप? ये बात आपने बात को सही ढंग से नहीं कह रहे हैं। आपको ये बात कहनी चाहिए कि केवल बीजेपी विपक्ष के लोगों को डरा रही और धमका रही है, तब भी विपक्ष खड़ा हुआ है। सोचिए, विपक्ष को आपसे बहुत उम्मीद है, जनता को। जनता तो हम तो चाहते हैं जनता हमें मौका दे और अपना वोट खराब ना करे। अगली बार मैं जनता से कहूँगा कि अपना वोट खराब न करें, समाजवादी पार्टी को दें, साइकिल याद रखें और उसको मौका दें। कम से कम वो अच्छा काम करके दिखाएंगे। 2024 के लिए कितनी मजबूती से तैयार है? अब 18-19 महीने हैं, आप देखिएगा कि क्या होता है इस बार। मनीष सिसोदिया साहब और संजय सिंह साहब की इस बात से सहमत हैं कि खम्भे लगाए, बोला है, उनका विकास देख लो ना, क्या विकास किया उन्होंने। अरे बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप तो पत्रकार साथी, पता नहीं किस दिशा में कहाँ देखते हो। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं देखा? जिस एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, रात में पानी बरस गया, ढह गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बह गया। क्या लोग चल रहे हैं उस पर? तो जो इनका काम करने का तरीका है वो तरीका ठीक नहीं है। ये अच्छा काम नहीं कर सकते। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप तीनों एक्सप्रेसवे पे चल के देख लीजिए। आपका दिल्ली से जुड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ है, पूर्वांचल गाजीपुर तक जोड़ने वाला है। आप राइडिंग क्वालिटी देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि राइडिंग क्वालिटी ऐसी होगी जैसी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। उसमें रबर मिक्स्ड विटामिन इस्तेमाल किया जाएगा। अगर रबर मिक्स्ड विटामिन इस्तेमाल होता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में या बुंदेलखंड एक्सप्रेस में तो आपको झटका नहीं लगना चाहिए था। अगर आप जाओगे, क्योंकि आपके पेट थोड़ा निकला हुआ है, तो पेट में दर्द होगा और कमर टूट जाएगी आपको।
सर मौसम खुशगवार हो गया और एक सवाल पूछना है। इसलिए क्योंकि अगर विटामिन को आप बेहतर समझते हो, रिफाइनरी यही है, तो अगर विटामिन को समझते हो और जो सरकार रबड़ मिक्स विटामिन लगा रही हो और उसमें लोगों के पेट दर्द हो जाए, कमर टूट जाए, तो सोचो यहाँ पर क्या विकास करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इनका काम आप देख लीजिए, तालाब संरक्षण किए इन्होंने, जो पौराणिक स्थान थे उनका संरक्षण किया, क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, उनको ख़राब तरीके से डिज़ाइन किया कि नहीं किया। तालाबों में मान लीजिए पानी भरना चाहिए, थ्रू ग्रेविटी पानी आना चाहिए था, तो आपकी डिज़ाइन गलत है कि नहीं है। आप तो पानी जो बरसात का आएगा वो तालाब में जाने की बजाय वो नाले में डाल करके दूसरी जगह भेज दे रहे हो पानी को, तो तालाब कैसे भरे जाएंगे। तो जो डिज़ाइन ही गलत करते हों तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप। सर मौसम खुशगवार है और खुशनुमा एक जवाब चाहिए। सर महाराष्ट्र देख लिया, बिहार देख लिया, दिल्ली देख रहे हैं और झारखंड भी देख रहे हैं, आखिर क्या हो क्या रहा है। देखिए, बीजेपी के जो मित्र लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो एक विभाग से लोगों को डरा के धमका के पैसे की ताकत से सरकारों को गिरा रहे हैं। ये लोकतंत्र में ये परंपरा कोई अच्छी परंपरा नहीं है। महाराष्ट्र में सुनने में आया कि डरा के धमका के पैसे चला के सरकार गिरा दी। अभी दिल्ली की बात सुनने में आ रही है कि बीजेपी ने कुछ पैसा रखा हुआ है, 800 करोड़ रुपए पैसे रखे हुए हैं विधायकों को खरीदने के लिए। और आपने तो जिला पंचायत चुनाव देखा होगा मथुरा का, शायद मुझे कीमत नहीं पता होगी लेकिन आपको पता होगी कीमत, लेकिन आप कीमत नहीं बता पाओगे। 2024 सामने इन परिस्थितियों पर कैसे लड़ पाएंगे। लड़ा जाएगा और जनता इस बार तैयार है हराना। ये सही है कि सरकार जितनी बननी चाहिए थी नहीं बन पाई, लेकिन कम से कम समाजवादी लोगों ने बीजेपी को हरा तो दिया। यहाँ के व्यापारी हैं और गोस्वामी बंधु हैं, क्या कह रहे हैं, वो मांग क्या कर रहे हैं। गोस्वामी बंधु जितने भी हैं वो चाहते हैं कि मंदिर का संरक्षण हो, उसको और बेहतर किया जाए इसी रूप में जिस रूप में है, और उनके सुविधाएं कैसे मिलें। जो यात्री, जो श्रद्धालु, जो वृंदावन के मंदिर को देखने आते हैं, आखिरकार पहले से मन रही है जन्माष्टमी, कोई पहली बार तो नहीं मनी। सरकार ये भी दावा नहीं कर सकती कि जन्माष्टमी इनकी सरकार में पहली बार मनी, कितनी वर्षों से मन रही है, कभी हादसा नहीं हुआ। अगर कभी हादसा हुआ होगा तो ऐसा हादसा नहीं हुआ होगा जो कि जान चली गई हो लोगों की। तो कम से कम प्रशासन को, सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था कि इतने लाखों संख्या में अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो आप पे जो फोर्स है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या व्यवस्था की। अगर किसी की नाकामी है तो वो सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, पूरी फोर्स, पूरा इंतज़ाम तो उनकी सुरक्षा में लगा था। जन्माष्टमी के दिन इतने घंटे रहना, यहाँ लोग घरों में अपने झांकी लगाते हैं, घरों में अपने रहते हैं जन्माष्टमी मनाने के त्यौहार पर। तो और जो जिन लोगों की जान गई है, क्या सरकार नहीं मदद कर सकती उनकी। कम से कम 50 लाख रुपए देकर के उन परिवारों की मदद होनी चाहिए। सर दो चीजें एक साथ चल रही हैं, एक तरफ जहां इस हादसे की जांच चल रही है, वहीं कॉरिडोर बनेगा नहीं बनेगा इसको लेके उहापोह की स्थिति है। समाजवादी पार्टी क्या कॉरिडोर का समर्थन करती है। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपने समाजवादियों का काम देखा होगा तो आप जानते होंगे किसी को बिना डिस्टर्ब करके हम काम करते थे। अगर यहाँ का नाला बंद किया गया, मंदिर के आगे सामने फुटपाथ बनाए गए, लाइट लगी, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी का कारोबार नहीं छीना, किसी की दुकान को नहीं तोड़ा। और अगर यमुना नदी को साफ़ सुथरा या उसका रिवर फ्रंट क्रिएट कर रहे थे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, पहुंचा रहे। नाले कैसे साफ़ हों, उसके पैरेलल ड्रेन कैसे बने, वो व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि सब तोड़ दो, सब छीन लो। संरक्षण करना और तोड़ना अलग अलग विषय है। अगर आपका इनका विकास देख लीजिए, जो अभी विकास किए तालाब में, क्या नई लूट हो गई। जो तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, जो पौराणिक स्थानों का सौंदर्यीकरण किया, क्या यहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के या जिनके पास उसके अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने लूट नहीं की। वृंदावन बचाओ समिति अगर कॉरिडोर के विरोध में अगर अरे तो कम से कम भूमिका रहेगी जो समिति है उसके जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, कौन आर्किटेक्ट है, कौन प्लानर है, कम से कम वो बात तो सामने आए। अरे जिन्होंने तालाब के संरक्षण को में लूट लिया हो, बता रहे हैं बिजली के खंभे को लगा दिया, उसमें लूट लिया, फिर बिजली के खंभे को बचाने के लिए कुछ लगाया है,
बंदर से छिपाने के लिए उसमें गड़बड़ कर दिया। सर तो क्या आप इसीलिए डाउटफुल हैं? मैं मतलब मेरा सवाल ये है, क्या पहले के कुछ उदाहरणों को लेके आप डाउटफुल हैं? मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि क्या विरोध जल्दी में नहीं हो रहा? अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं आया, चीजें अभी पाइपलाइन में है, ऐसा होगा या नहीं होगा हाइपोथेटिकल है, तो क्या जल्दी से विरोध के स्वर नहीं आ गए? मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपसे मिलने का फिर मौका मिला है। और जब कभी मथुरा वृंदावन आए हैं, आप लोगों का हमेशा सहयोग मिला है। आज फिर मुझे आने का मौका मिला। मैं जहाँ मंदिर में जाकर के दर्शन करने का काम करूँगा, वहीं मुझे विनीत नारायण जी से मिलने का मौका मिला। और ख़ास मैं विनीत नारायण जी से मिलने आया क्योंकि इस रास्ते से मैं गुजर रहा था, तो मैंने ये विचार बनाया कि विनीत नारायण जी से मिल कर के जाऊं, और जब उनके घर जाएंगे तो कम से कम भोजन तो मिल जाएगा और शाकाहारी भोजन मिलेगा। एक बार मैं सरकार में आया था, अक्षय पात्रा का भोजन खाया था मैंने, और मुझे खाना इतना अच्छा लगा कि उसी दिन फैसला ले लिया कि लखनऊ राजधानी में भी अक्षय पात्रा से ही बच्चों को खाना खिलवाया जाएगा। और उसके बाद बजट के माध्यम से 250 करोड़ रुपए दे करके उत्तर प्रदेश में और जगह जगह ज़िलों में अक्षय पात्रा की किचन बने, उसके लिए बजट दे दिया था। उसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया था कुछ दिन पहले, लेकिन केवल बनारस की वो अक्षय पात्रा की किचन चली और कहीं नहीं चला। जब इनके यहाँ भोजन करके गए तो बहुत सारी बातें हुई। मुझे याद है कि यहाँ के कुंड, तालाब या जो पौराणिक जिनकी महत्व है, उन स्थानों को बचाना, उन स्थानों का संरक्षण करना, उन स्थानों की सुंदरता वापस लाना काम करके विनीत नारायण जी ने दिखाया है। हर सरकार किसी न किसी रूप में विकास को आगे बढ़ाती है। ये बीजेपी की पहली सरकार है जो विकास रोक करके जनता को बताती है कि विकास कर रहे हैं। इनके अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बने हैं। 2 फावड़े मार दिए, अमृत महोत्सव बन गए या अमृत सरोवर बन गए। मुझे जो जानकारी मिली है, और मैंने समय समय पर अखबारों से या और माध्यम से देखा है, सरकार ने जो सुंदरीकरण के नाम पर तालाबों के साथ जो खिलवाड़ की है, पौराणिक जो महत्व है, जिन स्थानों को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जो एस्थेटिक होनी चाहिए थी, जो हेरिटेज होनी चाहिए थी, उस सब को बिगाड़ दिया। पता नहीं कहाँ से आर्किटेक्ट ढूंढे इन्होंने कि कैसे किसी चीज़ को ख़राब किया जा सकता है। और कोई कल्पना कर सकता है कि धार्मिक स्थानों पर लूट हो जाए? 700 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है, और हो सकता है हज़ारों करोड़ खर्च हुआ हो। एक तरफ तो सरकार कहती है कि रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, और ये जो विकास के नाम पर पैसा बहाया जा रहा है, क्या रेवड़ी विकास नहीं है? जो विकास आपका है उसका कोई विकास दिखता नहीं है। वो चीज़ को ख़राब करना क्या विकास है? लाइटें लगा दी, अब लाइटों को बचाने के लिए बंदर चाहिए, बंदर भगाने के लिए चाहिए, बंदर लाइट तोड़ रहे हैं, बंदर ले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि सरकार के सबसे बड़े अधिकारी का चश्मा लेके चला गया बंदर। इससे ख़राब बात क्या हो सकती है? तो सोचो, जो विकास नहीं देखना चाहते हैं, सरकार की नाकामियां जो हैं, और छोटा मोटा नहीं हुआ है,